अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विलिंग वेज लाहौर के प्लेटफॉर्म से नदीम नूर। मेरे साथ में सामना नवाज़ हाज़िर हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और मूड और मिजाज की ख़राबियों के हवाले से हमारे प्रोग्राम का रेगुलर एक्सपर्ट हैं, रेगुलर फ़ीचर हैं। हम मूड डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं। लास्ट टाइम हमने मूड, एंगर और किस तरह ये एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं इस बारे में बात की थी। आज कुछ तज़किरा इस बात का भी हो जाए में सामना कि क्या मूड डिसऑर्डर और ड्रग्स यूज़ करने के रुझान, ड्रग अब्यूज़ भी जिसे कहा जाता है, इसमें कोई रिलेशनशिप या कोई कनेक्शन है? क्योंकि बहुत सारे लोग मूड और मिजाज की ज़्यादा ख़राबी के बाद उनमें ड्रग्स की तरफ या नशावर अद्वियात की तरफ या स्ट्रीट ड्रग्स की तरफ जाने का रुझान देखा गया है और फिर वो उनमें मुब्तला भी हो जाते हैं। तो कुछ इस बारे में हमें बताइए कि क्या मूड की ख़राबी एक ख़ास हद से ज़्यादा और नशा करने के रुझान में कोई ताल्लुक़ है? जी बिल्कुल, बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो हमें ये पता चलेगा कि जितने भी अफराद जो कि मूड डिसऑर्डर्स का शिकार हैं, किसी भी, चाहे वो बाइपोलर डिसऑर्डर है या मेजर डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, तो उसमें कोई करीबन 60 से 70% के करीब जो है ऐसे अफराद भी होते हैं जो कि डेफिनेटली किसी न किसी सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं जो कि एडिक्टिव होती है। उसमें अल्कोहल भी शामिल है और उसमें बाकी मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंस भी शामिल हैं और उसमें कुछ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी शामिल हैं। तो कोई 60 से 70% की जो है वो रेंज है जिसमें हम देख सकते हैं कि मूड डिसऑर्डर्स के जो पेशेंट्स हैं उनका रुझान ड्रग्स की तरफ होता है। और अल्कोहल जो है वो सबसे ज़्यादा अब्यूज्ड सब्सटेंस है इन जितने भी ड्रग्स हैं उसमें, कि जो मूड डिसऑर्डर्स के जो अफराद होते हैं उनमें। और अगर मैं ख़ाली बात करूँ बाइपोलर डिसऑर्डर की, तो उसमें कोई 56% तो बाइपोलर डिसऑर्डर में देखा गया है पेशेंट्स के कि उनकी कोई ना कोई ड्रग यूज़ हिस्ट्री ज़रूर है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो लाजमी कोई ना कोई ड्रग इस्तेमाल करते हैं। इतना ज़्यादा रुझान जी बाइपोलर डिसऑर्डर में है नशावर सब्सटेंसेस के इस्तेमाल का। बिल्कुल, बल्कि अगर हम सिर्फ खाली सिगरेट स्मोकिंग की ही बात करें तो ये स्टडीज़ बताती हैं कि कोई 40% अफराद ऐसे हैं जो कि खाली जो प्लेन सिगरेट इस्तेमाल करते हैं उनको ऑलरेडी किसी न किसी डायग्नोज्ड मेंटल इलनेस का सामना है। उसमें एंजाइटी भी हो सकती है, उसमें इवन शिज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी और मूड डिसऑर्डर्स भी शामिल हैं। तो ये बहुत गहरा ताल्लुक़ है इन दोनों चीज़ों का कि जहाँ मूड डिसऑर्डर है वहाँ पे ड्रग का इस्तेमाल, ऐसे ड्रग्स का इस्तेमाल जो पेशेंट्स को लगता है कि हमारे मूड को थोड़ा बेहतर कर रही हैं। तो इन दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। कुछ इस बारे में भी बात हो जाए, फिर वापस अपने असल मौजू पे चलते हैं, द कनेक्शन बिटवीन मूड इरेगुलरिटी एंड प्रोपेंसिटी टू डू ड्रग्स। कि एक तो सिगरेट को नशा नहीं समझा जाता और हमने अपनी समझ बूझ के मुताबिक नशे को छोटे और बड़े नशों की कैटेगरी में डाल रखा है, हालांकि ऐसी कोई डिस्टिंक्शन साइंटिफिकली या साइकोलॉजी के टेक्स्ट में या मेडिकल साइंस हमें नहीं बताती। ये क्या है और क्या स्मोकिंग कोई कम नुकसानदेह और दूसरे नशे कुछ ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, या वो नशे जो जैसे नशावर अद्वियात हैं डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर जब इस्तेमाल की जाती हैं तो क्या चूँकि वो मेडिकल स्टोर से मिलती हैं, दवाई की तरह एक पत्ते में बंद होती है, तो क्या वो कम नुकसानदेह होती हैं? कुछ इन गलतफहमियों के बारे में भी हमें बताइए। जी, जैसे मुख्तलिफ बाकी बीमारियों में भी डिफरेंट मिथ्स होते हैं, तो ये जो नशे के बारे में जो इस तरह की गलतफहमियाँ हैं कि कुछ नशे ज़रा ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, कुछ नशे कोई कम नुकसानदेह होते हैं, या ये ठीक हैं, या अगर मेडिकल स्टोर से मिल रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा जो है वो गलतफहमियाँ पाई जाती हैं ड्रग्स के इस्तेमाल से। और ज़्यादातर शुरुआत ही ऐसी होती है कि क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि वो नशा जो इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में, तो उसके ट्रैप में फिर फंस जाते हैं। जैसे सिगरेट को बहुत आप समझे कि ऐसा दर्जा मिल चुका है कि काफ़ी हद तक वो एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में, और अब तो बिल्कुल उसको नॉर्मल जैसे बाकी खाने पीने की अशिया को समझा जाता है, वैसे ही उसको सिगरेट को भी समझा जाता है। इसी तरह से ये जो प्रिस्क्राइब ड्रग्स हैं, जैसे जो बाकायदा मेडिकल स्टोर से मिल जाती हैं और डॉक्टर्स कई दफ़ा किसी
और वजह से जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में भी यही तासुर है कि क्योंकि ये एक डॉक्टर लिख के देता है तो इसका कोई नुकसान हो ही नहीं सकता, इसको जितना मर्ज़ी हम इस्तेमाल करें, हम सेफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एज सच किसी भी ड्रग का हम कोई सेफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। कभी ना कभी आगे चलकर ड्रग्स की नेचर ही ऐसी है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो डेफ़िनेटली आपकी उसकी तरफ डिपेंडेंस जो है वो पैदा होना शुरू हो जाएगी और जिसकी वजह से अमाउंट भी बढ़ती जाएगी। इस चीज़ की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है और हम अक्सर अपने प्रोग्राम्स में बात भी करते हैं कि जितने भी मूड डिसऑर्डर्स के शिकार अफराद होते हैं वो ज़हीन होते हैं, वो अपनी काबिलियत पे उनको बड़ा भरोसा होता है, उनको लगता है कि जो उन्होंने फ़ैसले ज़िंदगी में वो करेंगे वो ठीक फ़ैसले करेंगे और वो अपनी लाइफ के फ़ैसले ज़्यादातर खुद लेना चाहते भी हैं। उन्हीं फ़ैसलों में से एक फ़ैसला कई दफ़ा ड्रग्स का इस्तेमाल भी होता है कि ये मैं आज सिर्फ़ करता हूँ उसके बाद नहीं करूँगा, आज सिर्फ मूड ख़राब है तो उसके लिए करूँगा उसके बाद नहीं। ऐसे ही कुछ फ़ैसले ड्रग्स के मामलात में भी जब किए जाते हैं तो बाज़-औक़ात दो मसले एक साथ जो है उसका सामना हो जाता है। जैसे मूड डिसऑर्डर तो अपनी जगह, दूसरी तरफ ड्रग्स का इशू भी, बाकायदा एडिक्शन का मामला भी सामने आता है। इसका तो मतलब ये भी हुआ कि मूड और मिजाज की ख़राबी ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज़ की तरफ, गो के एडिक्शन तो फिर एक इंतहाई मसला है, लेकिन बहरहाल एडिक्शन से पहले यूज़ और अब्यूज़ का एक पैटर्न तो नज़र आता ही है। बिल्कुल। तो क्या मूड डिसऑर्डर्स में ये ताकत होती है कि अगर इन्हें अनअटेंडेड छोड़ा जाए, इन्हें खातिर खा तवज्जो ना दी जाए, डॉक्टर से रजू ना किया जाए और डॉक्टर के मशवरे पर अमल ना किया जाए तो ये नशे की बीमारी तक लेके जा सकते हैं? जी बिल्कुल। ये एक तो ये बीमारियां होती भी प्रोग्रेसिव हैं, यानी जब ये डेवलप हो रही होती हैं और इनमें थोड़ा इजाफा हो रहा होता है इनकी प्रॉब्लम्स में, तो ऐसा उस तरह से नज़र नहीं आता कि अचानक से कोई हादसा हुआ है, क्योंकि ये ग्रेजुअली जो है वो प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। तो एक तो उस वजह से भी अनअटेंडेड छोड़ा जाता है कि शुरू में उतना नोटिसेबल नहीं लगता घर वालों को, और जब नोटिसेबल लगता है तब तक बाकायदा जो है वो पेशेंट की प्रॉब्लम बढ़ चुकी होती है। और ये जो मुख्तलिफ स्विंग्स आती हैं जो वो मूड डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, उन्हीं स्विंग्स की वजह से पेशेंट्स को ये ज़रूरत महसूस होती है कि कोई ऐसी ड्रग्स इस्तेमाल की जाए जिसकी वजह से हम थोड़ा सा बेहतर फील करें, या अगर डिप्रेस्ड हैं तो मूड अच्छा हो जाए, या अगर बहुत ज़्यादा बेचैन है, नींद नहीं आ रही है या सुकून नहीं है, पुरसुकून नहीं हो रहे, तो कुछ ऐसे नशे इस्तेमाल कर लेंगे जिससे थोड़ा सा पुरसुकून हो जाए। तो ये कुछ ऐसे बिलीव्स होते हैं जिसकी वजह से कोई आगे चलकर जो है वो मूड प्रॉब्लम्स का के साथ साथ ड्रग एडिक्शन के मसले का भी शिकार हो सकता है। और ये भी फरमाइए कि क्या एडिक्शन या ड्रग्स का इस्तेमाल भी मूड की बीमारियों का सबब बन सकता है? जैसे अगर पहले सिर्फ डिप्रेसिव फीलिंग्स का सामना था, लेकिन नशे के इस्तेमाल के बाद कुछ ऐसा नुकसान हुआ कि प्रॉपर डिप्रेशन या क्लिनिकल दर्जे का मूड डिसऑर्डर या बाइपोलर डिसऑर्डर पैदा हो गया, क्या ये अदर वे राउंड भी है? क्या नशे का इस्तेमाल भी मूड और मिजाज की बीमारियों को बिगाड़ सकता है, ख़राब कर सकता है, जो कि पहले बहुत मामूली नौइयत की थी और मसला छुपा रहा? जी बिल्कुल। ये आप समझे कि ये ऐसी डिबेट है जैसे डिबेट है कि मुर्गी पहले आई थी या अंडा पहले आया। ये कुछ ऐसी डिबेट है कि पहले क्या मेंटल इलनेस होती है तो ड्रग एडिक्शन का मामला आता है, या क्या ड्रग्स की वजह से ही मेंटल इलनेसेस आती हैं। तो बेसिकली ये आप समझे कि दोनों चीज़ें ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। वो किस तरह से कि कई दफ़ा मेंटल इलनेसेस पहले होती हैं, जैसे मूड डिसऑर्डर, डिप्रेशन के मामलात पहले होते हैं, मूड स्विंग्स पहले होते हैं, जिसको काम डाउन करने के लिए पेशेंट जो है वो नशे का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद मूड डिसऑर्डर भी तब मामला तो जो है वो ख़राब रहता ही है। उसके अलावा उनको एक अलग जो है प्राइमरी प्रॉब्लम जो है वो उनको फेस करनी पड़ती है, जिसे ड्रग एडिक्शन कहते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि ड्रग एडिक्शन के जो पेशेंट्स हैं, जब वो बहुत ज़्यादा जब ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ड्रग्स का काम ही यही है कि वो हमारे जो सप्रेस्ड नफ्सियाती मसाइल हैं, हमारे जो छुपे हुए नफ्सियाती मसाइल हैं, उनको सामने लेकर उभारती है और ट्रिगर कर देती है। तो ये भी बिल्कुल एक चीज़ एग्जिस्ट करती है कि बाज़-औक़ात ड्रग एडिक्शन की वजह से किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर का सामना हो गया, और ये ज़्यादातर उन केसेस में होता है जिनकी
जीन्स में नफसियाती बीमारियां पाई जाती हैं। यानी जीन्स में अगर किसी की फैमिली में रन करी है मूड डिसऑर्डर्स या थॉट डिसऑर्डर्स, और अगर वो ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आगे चलकर उनके चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो किसी भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम का भी शिकार हो सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को ट्रिगर करती हैं। मेंटल इलनेसेस जो हैं वो, मूड डिसऑर्डर्स जो हैं वो ड्रग एडिक्शन को ट्रिगर करते हैं। ड्रग एडिक्शन का मामला जो है वो आगे चलकर मेंटल इलनेसेस को ट्रिगर करता है। तो ये जो ड्रग और मूड का कनेक्शन है, यानी नशे और मूड की ख़राबी का जो कनेक्शन है, इसके कुछ कॉजेज़ भी होते हैं, इसकी कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो इसके उभार और बिगाड़ में अपना रोल प्ले करते हैं? बिल्कुल। सबसे पहला जो मेजर फैक्टर है वो जीन्स है कि स्टडीज़ ये बताती हैं कि ऐसे अफराद जिनको ड्रग एडिक्शन और मूड डिसऑर्डर्स दोनों का सामना है, तो देखा गया क्योंकि फैमिलीज़ में भी बाज़-औक़ात ये दोनों बीमारियां कम्बिनेशन में भी पाई जाती हैं, या इन जनरल जो है या इधर ड्रग एडिक्शन या कहीं मूड डिसऑर्डर, दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं पाई जाती हैं। तो पहला एक फैक्टर है कि जेनेटिक फैक्टर है ये बेसिकली। ड्रग एडिक्शन भी एक जेनेटिक बीमारी है, मौरूसी बीमारी है, और मूड डिसऑर्डर्स ये जितने भी नफसियाती मसाइल हैं वो तमाम भी मौरूसी बीमारी हैं। दूसरा जो फैक्टर है वो बेसिकली केमिकल इम्बैलेंस का है। अगर आप ब्रेन को स्टडी करें तो हमारे ये जो मूड डिसऑर्डर की हम बात करते हैं तो वही केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं मूड डिसऑर्डर में भी जो केमिकल्स ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हैं। यानी जब ड्रग्स हम इस्तेमाल करते हैं तो जो जिन केमिकल्स के साथ ड्रग्स जाकर इंटरफेयर करती हैं वही केमिकल्स मूड डिसऑर्डर की बीमारी में भी शामिल होते हैं। जैसे डोपामीन का हम बात अक्सर हम शोज़ में करते भी हैं कि ये ऐसा केमिकल है जो कि अगर बहुत ज़्यादा इसकी ज़्यादती हो जाए ब्रेन में तो आपके बाइपोलर में इसका बहुत अहम रोल है। इसमें वो जो एक मेनिया की एपिसोड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बेसिकली ब्रेन केमिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व होती है, और इसका जो बेसिक अदर फैक्टर है वो है जीन्स। इसकी वजह से ये दोनों बीमारियां एक साथ भी पेशेंट्स को होती हैं। दिमाग में सर्टेन केमिकल्स का इम्बैलेंस होना, न्यूरोट्रांसमीटर्स का ज़रूरत से ज़्यादा या कम होना, इसके नतीजे में कुछ चीज़ें तो वाज़ेह दिखाई देती हैं, जैसे डिप्रेशन की स्टेट दिखाई देती है, या हाइपोमेनिया या एक्साइटमेंट की फेज़ दिखाई देती है। तो क्या पेशेंट के अंदर भी तो कुछ ऐसे सिम्टम्स भी तो होते हैं जो दिखाई नहीं देते, पेशेंट उन्हें फिर भी सफ़र कर रहा होता है, जैसे एंग्जाइटी है एक सिम्टम। तो क्या इस तकलीफ़ या तकलीफ़ों को मैनेज करने के लिए ऐसे लोगों में जो इन सिम्टम्स को सफ़र करते हैं कोई सेल्फ़ मेडिकेशन का मामला भी देखा जाता है, जिसमें नशे का इस्तेमाल भी बहरहाल एक फैक्टर है? जी बिल्कुल। सेल्फ़ मेडिकेशन की जो टर्म है ये इस्तेमाल की जाती है उन हालात में कि जब पेशेंट्स मूड डिसऑर्डर्स के या किसी भी साइकेट्रिक इलनेस के जो पेशेंट्स हैं वो ख़ुद को थोड़ा रिलीफ देने के लिए खुद से ही कुछ ऐसे तजर्बात करते हैं कि हम अपने मूड को खुद ही बेहतर कर लें और इलाज ना करवाना पड़े, ना डॉक्टर के पास जाना पड़े, ना कोई दवाई खानी पड़े। तो वो फिर ख़ुद से ही ऐसे फ़ैसले करते हैं। और ये जो कनेक्शन है मूड का और ड्रग्स का, ये कनेक्शन भी अंडरस्टैंडेबल है। उसकी रीज़न ये है कि जब कोई बहुत ज़्यादा डीप डाउन, बहुत डिप्रेशन में होता है कोई शख्स, तो एज सच कोई ख़ास उसके ऐसे ख़यालात उसके दिमाग में कोई नहीं आते कि जिसमें वो मसले के हल तलाश कर सके। सोल्यूशन की तरफ उस वक्त आप नहीं होते जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं। तो उस वक्त ख़यालात आ रहे होते हैं कि बस जल्दी से मैं इससे निकलूँ किसी भी तरह से। और जब ऐसे ख़यालात आते हैं तो फिर आप ऐसे चीज़ें जो कि आसानी से अवेलेबल होती हैं उसकी तरफ सोचते हैं, और जो कि शुरू में कुछ मज़ा भी देती हैं। और देखा ये गया कि जो अफराद डिप्रेस्ड ज़्यादा होते हैं वो ड्रग्स ऐसे इस्तेमाल करते हैं, उनका रुझान उन ड्रग्स की तरफ होता है जो कि उनको थोड़ा सा जगाती हैं, उनके मूड को अपलिफ्ट करती हैं। और ऐसे अफराद जिनके अंदर बेचैनी ज़्यादा है, या जो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव से हैं, या हर वक्त बेकरार रहते हैं, तो देखा गया कि वो ऐसे नशों के तरफ ज़्यादा उनका रुझान होता है जो कि उनको थोड़ा सा मेलो डाउन करते हैं, काम डाउन करते हैं, या उनको सुला देते हैं, उनको नींद आती है। तो ये जो सेल्फ मेडिकेशन का रुझान है ये बाइपोलर डिसऑर्डर में, जितनी भी बीमारियाँ नफसियाती उनमें से बाइपोलर डिसऑर्डर में सबसे ज़्यादा कॉमन है। और बहुत गहरा ताल्लुक़ है कि जो अफराद मूड डिसऑर्डर का शिकार होते हैं तो वो इलाज में जाने से पहले लाजमी खुद से ही कुछ ऐसे ट्रायल एंड एरर बेसिस पे अपने इलाज करने की कोशिश करते हैं जिसमें नशे का इस्तेमाल टॉप पे है।
तो मूड और मिजाज की ख़राबी भी बिगड़ के बाइपोलर डिसऑर्डर या मूड की दूसरी बीमारियों की शक्ल इख्तियार करती है। इस तरह नशे का इस्तेमाल भी ड्रग एडिक्शन या नशे की बीमारी की तरफ जा सकता है। तो क्या ऐसी सूरत हाल में जब ये दोनों मसाइल हमें एक शख्स में नज़र आते हैं तो इनको फिर कैसे डील किया जाता है? ये कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन नहीं बन जाती? बिल्कुल, इनको ऐसा मसला कि जिसमें दो बीमारियां एक साथ हों, यानी एक तरफ मूड डिसऑर्डर है और दूसरी तरफ साथ ही ड्रग एडिक्शन है और जो इक्वली डिस्ट्रक्टिव हैं, पेशेंट के लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो उसको बेसिकली डुअल डायग्नोसिस का नाम जो है वो साइकोलॉजी में दिया जाता है। और 1990s से पहले इस चीज़ का बिल्कुल भी रुझान नहीं था। पहले ये होता था कि जिसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम है तो उसको सिर्फ अलग से ही ट्रीट किया जाता था और ड्रग एडिक्शन के मामला को अलग से रिहैब सेंटर्स में जो है वो ट्रीट किया जाता था। लेकिन कोई लेट 90s के बाद से ये ट्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा देखा गया है कि इलाज जब होते हैं ड्रग एडिक्शन के या इवन मूड डिसऑर्डर्स के, तो उसमें इस फैक्टर को लाजमी कंसिडर किया जाता है कि क्या पेशेंट मूड डिसऑर्डर का पेशेंट क्या ड्रग्स का भी इस्तेमाल करते हैं और उसको डिपेंडेंस है। तो फिर एक इंटेग्रेटेड ट्रीटमेंट जो है वो प्लान तैयार किया जाता है कि इसमें पेशेंट के तमाम जो इश्यूज़ हैं, यानी ड्रग एडिक्शन के भी और मूड डिसऑर्डर के, तो दोनों को ही एड्रेस किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो ट्रीटमेंट जब ऐसे अफराद का जो है प्लान किया जाता है तो उसमें ड्रग एडिक्शन एंड मूड डिसऑर्डर दोनों को साथ लेके चलना है। और ये दोनों बीमारियां बुनियादी बीमारियां, प्राइमरी बीमारियां, इंडिपेंडेंटली हैं। ऐसा नहीं है कि बस एक पे काम कर लिया जाए तो दूसरा ठीक। यानी बाज़-औक़ात ये देखा गया है कि पेशेंट्स भी ये कहते हैं कि मैं नशे का इस्तेमाल नहीं करूँगा, अगर मुझे डिप्रेशन ना हो या मेनिया में ना जाऊँ तो मैं नशा नहीं करूँगा। तो मेरा मसला असल ये है कि मुझे डिप्रेशन होती है। बाज़-औक़ात ये कहते हैं कि अगर मैं मेरा नशा जो है, नशे का मसला असल में है, लेकिन वो मूड प्रॉब्लम जो है वो खुद ही ठीक हो जाएगा अगर मैं नशा इस्तेमाल ना करूं। तो ये दोनों एंड पे फैमिलीज़ भी कई दफ़ा ये बिलीफ रखती हैं कि बस एक मसला अगर ठीक हो जाए ना तो दूसरा मसला खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। जबकि जब हम ट्रीटमेंट की और रिकवरी की बात करते हैं तो रिकवरी में ये दोनों चीज़ों को साइड बाय साइड लेके चलना पड़ता है और ये दोनों मैनेजेबल प्रॉब्लम्स हैं। एक तरफ आप मूड डिसऑर्डर्स को मैनेज करने के लिए मेडिकेशन भी लेनी पड़ेगी, अपने मूड के हवाले से जो भी मैनेजमेंट है उसको भी देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ एडिक्शन के हवाले से मेडिकेशन एंड क्रेविंग्स को मैनेज करना, वो सारा लाइफस्टाइल छोड़ना जो कि नशे को प्रमोट करता है, तो वो सारी चीज़ों को भी साथ में लेके चलना होता है रिकवरी में। अगर ऐसा ना किया जाए तो क्या ये दोनों बीमारियां एक दूसरे को बढ़ावा भी देती हैं? जैसे अगर एक बीमारी पर खातिर खा काम हो रहा है लेकिन दूसरी पर नहीं हो रहा, तो क्या इससे बिगाड़ पैदा होगा अगर ऐसा ना किया जाए तो? जी बिल्कुल। डुअल डायग्नोसिस के साथ जो पेशेंट्स होते हैं ना, यानी मेंटल इलनेसेस भी हैं और साथ में ड्रग एडिक्शन भी है, तो इसमें इन पेशेंट्स को हाई रिस्क पेशेंट्स भी कहते हैं। इसलिए क्योंकि एक तो ये कि ये प्रॉब्लम के साथ जब पेशेंट्स आते हैं ना तो वो बहुत इतनी जल्दी क्विक फिक्स के साथ हम ठीक नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं उनके केमिकल इम्बैलेंस के साथ, उनकी मेडिकेशन एडजस्टमेंट के साथ, उनकी मूड को मैनेज करने के हवाले से। तो एक तो इस चीज़ को देखना ज़रूरी है कि ये डिस्ट्रक्टिव मामला हो जाता है जब ये दोनों चीज़ें साथ, यानी इट्स अ लीथल कम्बिनेशन के एक पेशेंट को ड्रग एडिक्शन का मामला है और साथ में उसको मूड डिसऑर्डर भी है। तो दूसरा चीज़ ये भी देखी गई है कि डुअल डायग्नोसिस के साथ पेशेंट्स की जो एपिसोड्स अगर आ रही हैं, यानी मेनिया की एपिसोड या डिप्रेशन की एपिसोड है, उसमें भी उनकी रिकवरी कंपैरेटिवली थोड़ी सी स्लो होती है। यानी एक शख्स जिसको सिर्फ मूड डिसऑर्डर है या बाइपोलर डिसऑर्डर है, उसको शायद जल्दी टाइम लग जाए रिकवरी में आने के, अपनी एपिसोड से निकलने में, लेकिन ड्रग एडिक्शन के मामला मुश्किल पेश कर सकती है। फिर जितने भी पेशेंट्स हैं जो कि ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट होते हैं, यानी जिनकी बीमारी थोड़ी सी ट्रीटमेंट को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती या मेडिकेशन उन पर उस तरह से अच्छे से असरअंदाज नहीं करती, ट्रीटमेंट रिस्पांस इतना अच्छा नहीं होता, वो भी बेसिकली यही पेशेंट होते हैं क्योंकि ये बहुत ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट होते हैं क्योंकि बीमारी में बहुत ज़्यादा बिगाड़ आ चुका होता है ड्रग अब्यूज़ की वजह से और मूड प्रॉब्लम्स की वजह से। तो इन सारी चीज़ों को देखना होगा। और ये भी देखा गया कि हॉस्पिटलाइजेशन भी ज़्यादा ऐसे ही अफराद की होती है जिनको ये दोनों मसले दरपेश हों, और ज़्यादा लंबा टाइम भी ऐसे ही पेशेंट्स को लगता है रिकवर होने में जिनको ये मसले दोनों साथ में हों। और उनको दिनों में या हफ्तों में नहीं बल्कि उनको महीने और काफ़ी साल चाहिए इस तरह के इशू से निकलने में अगर किसी को दोनों डायग्नोसिस हैं तो।
तो क्या मूड डिसऑर्डर या एडिक्शन से जो मुतासरा लोग होते हैं, क्या उन्हें ज़्यादातर दूसरा मसला भी होता है या कोई एक्सेप्शंस भी हैं? मैं कुछ सवाल को मज़ीद एक्सप्लेन कर दूं कि क्या एडिक्शन में अंडरलाइंग मूड की ख़राबियाँ भी होती हैं, और मूड डिसऑर्डर में क्या एडिक्शन का होना भी ज़रूरी है या ऐसा हर दफ़ा होना ज़रूरी नहीं? देखिए, कुछ ना कुछ इश्यूज़ तो डेफिनेटली पाए जाते हैं जब कोई नशे का इस्तेमाल करता है। यानी अगर सादा सी हम मिसाल दें तो कोई भी पैनाडोल या सर दर्द की दवाई या कोई बग़ैर किसी वजह से तो नहीं लेगा ना, कोई वजह डेफिनेटली होती है। तो जितने भी अफराद जो नशे का इस्तेमाल करते हैं उसमें ज़्यादातर मेजॉरिटी ऐसी ज़रूर है जिनको कुछ मूड इश्यूज़ ज़रूर होते हैं, तो उनको थोड़ी रिलीफ मिलता है उन ड्रग्स लेके, तो वो करते हैं। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि पेशेंट जो है वो खाली से ड्रग एडिक्शन का मामला है और मूड इश्यूज़ जो है वो ऐसा सच नहीं है, या उससे पहले उस तरह का कोई मामला नहीं है। और ऐसा भी देखा गया कि पेशेंट जो है वो बाइपोलर या मूड डिसऑर्डर्स के साथ हैं, लेकिन ड्रग अब्यूज़ का उतना मामला नहीं है। लेकिन ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि कुछ कोपिंग स्किल्स हैं जो कि फ़र्क हैं। यानी अगर कोई शख्स ड्रग्स इस्तेमाल करता है या अगर किसी के मूड डिसऑर्डर मैनेज नहीं हो रहा, तो उसके पीछे उसकी कोपिंग स्किल्स की भी असेसमेंट ज़रूरी है कि वो स्ट्रेस को कोप कैसे करता है। यानी एक शख्स अगर बहुत ज़्यादा क्विक फिक्स पे बिलीव करता है कि मुझे अभी अभी थोड़ा रिलीफ चाहिए, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, या एक शख्स लापरवाही बरतता है अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करने में और वो सोचता समझता नहीं है और बस चल पड़ता है कोई भी काम करने, या एक शख्स एक्सट्रीमिस्ट है, बहुत ज़्यादा वो एक्सट्रीम्स पे रहता है, या वो स्ट्रेस बर्दाश्त ही नहीं करना चाहता और वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स के सामने, तो डेफिनेटली उसको आगे चलकर ड्रग एडिक्शन को मैनेज करने में भी मुश्किल आएगी, रिकवरी में भी। मूड डिसऑर्डर्स भी ज़्यादा उन्हीं अफराद के साथ मुश्किलात का सामना होता है कि जिसमें उनकी कोपिंग स्किल्स वीक हैं, उनको स्ट्रेस मैनेज करना नहीं आता। यानी ये इलाज सिर्फ दवाइयों तक महदूद नहीं होते, जैसे सर दर्द में तो डिस्प्रिन या पैनाडोल पैरास्टामोल खा ली तो बात बन जाती है। बिल्कुल। आपकी बात से तो ये जानने का मौका मिलता है कि इसके लिए ज़िंदगी गुजारने के अकायद या पैराडाइम्स या सोचों पर भी कुछ काम होना चाहिए, और ये कोई होलिस्टिक ट्रीटमेंट्स होती हैं, ये कोई होल को एड्रेस करने वाले प्रोग्राम्स होते हैं जिनके नतीजे में बहाली या रिकवरी होती है? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर हम चाहे मूड डिसऑर्डर्स की बात करें चाहे ड्रग एडिक्शन की बात करें, दोनों ही हमारी ज़िंदगी के तमाम एस्पेक्ट्स को डैमेज कर रही होती हैं। हमारे रिलेशनशिप्स डैमेज होते हैं, हमारी स्ट्रेस लेवल बहुत हर वक्त ज़्यादा हाई रहता है, हमारी सेहत भी बिगड़ी होती है, लाइफ में कोई डिसिप्लिन भी नहीं होता है। तो हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत होगी। फिर डिसिप्लिन कैसे अपने आप को करना है, आदतें कैसी नई बनानी है, पुरानी छोड़नी है, कैसे रिलेशनशिप्स को अपने बेहतर बनाना है, कैसे मज़ा तलाश करना है बग़ैर नशे के उन चीज़ों में कि जिसमें उनको बग़ैर नशे के मज़ा हो। क्योंकि असल मसला ये होता है कि उनको रिलीफ़ चाहिए, उनको सुकून चाहिए। तो बेसिकली ब्रेन उनका ये सीख चुका होता है कि रिलीफ़ मिलता है तो नशे से मिलता है और वो जल्दी मिल जाता है। तो ये एक सीखने का अमल है और इसमें काफ़ी वक्त दरकार होता है कि कैसे हम उन चीज़ों में बग़ैर नशे के मज़ा हासिल करें जो आमतौर पर लोग करते हैं। हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। हमें अभी एक शॉर्ट ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। विल बी बैक आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक। और ऐसी ही हम बहुत सी चीज़ों पे आज बातचीत करेंगे कि जिनको आप अपने जहन में रख सकते हैं जब आप ईद के मौके पर कुछ भी बनाएं, कुछ भी खाएं, और अपने आप को डिप्राइव करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अपने आप को महरूमी का शिकार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ईद पे सब खा रहे हैं और आप नहीं खा रहे जस्ट बिकॉज क्या वेट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सो वेट का प्रोजेक्ट आपको डेप्रीवेशन से तो रोकता है, जो एक्चुअल वेट प्रोजेक्ट है वो आपको ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप अपनी कंफर्ट फूड से, यानी कंफर्ट फूड से मुराद है जो आपकी पसंदीदा खाने हैं, जो आपकी पसंदीदा फूड है, उससे अपने आप को महरूम करें। जो लोग अपने आप को कंफर्ट फूड से महरूम रखते हैं वो अल्टीमेटली ऐसे किसी भी फेस्टिव ओकेजन पे आकर मैंने देखा है उनको कि वो बड़ी आसानी से स्लिप हो जाते हैं। पूरा 1 महीना, 2 महीने, हफ्ता, 10 दिन, ये 6 महीने वो काफ़ी ज़्यादा इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं एंड देन फिर अल्टीमेटली जो ईद का दिन होता है उस दिन वो कहते हैं अच्छा आज तो हम जो है वो खाएंगे।
और वो जो एक दिन का खाना होता है उससे काफ़ी ज़्यादा फिर उन्हें आगे चल के डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म वैसा जो है वो आदी नहीं होता, स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, बैली जो है वो चूँकि स्टमक आपका श्रिंक हो चुका होता है, सो उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है उन फैट्स को जो है डील करना। जो नाख्वानदा और गरीब तबका है उसमें डोमेस्टिक वायलेंस कम है। हाँ, और जो ऊंचा तबका है, अमीर तबका है, एलीट क्लास है, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत रिच लोग हैं, उनमें डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा है। और ये सूरत हाल है कि वो ज़रा इसे छुपाने में कामयाब रहते हैं काफ़ी अर्से तक, जबकि गरीबों में ये बात ज़्यादा छुपी नहीं रहती। और वैसे तो डोमेस्टिक वायलेंस हर तबके में है और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में जहाँ तहज़ीब व तमद्दन बेहतर हो रहा है और हम तवक्को करते हैं कि ऐसी चीज़ें दुनिया में कम होंगी जी, और यूनाइटेड नेशन इस पे बहुत काम कर रहा है पिछले कोई 70 साल से, लेकिन कुछ ऐसी क़ुव्वतें हैं, कुछ ऐसी पुरअसरार क़ुव्वतें हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस को बढ़ाने का बायस बन रही हैं। आज हम फोकस करेंगे किस तरह पेरेंट्स मोटिवेट कर सकते हैं यंगस्टर्स को, अपने चिल्ड्रंस को, कि वो एग्जीक्यूटिव स्किल्स सीखें और सीखने की तरफ आएँ। तो मोटिवेशन का आज हमारा टॉपिक है, पेरेंट्स कैसे मोटिवेट करें अपने टीनेजर्स को। बेसिक टॉपिक तो हमारा ये है कि कैसे पेरेंट्स मोटिवेट कर सकते हैं। कुछ ऐसी गाइडलाइंस हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं चाहते, मतलब उनको तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ बिल्कुल ठीक जा रही होती है ना, कि अगर वो ज़रा फास्ट ड्राइविंग कर रहे हैं और रिस्क को असेस नहीं कर रहे, और अगर उनका टाइम मैनेजमेंट पुअर है, सो उनको सम टाइम बच्चों को ये नहीं भी प्रॉब्लम समझ रहे होते कि ये प्रॉब्लम है, पेरेंट्स ज़रूर समझ रहे होते हैं। तो आज के प्रोग्राम में ख़ास करके हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे बच्चों के साथ कैसे पेरेंट्स जो है वो काम कर सकते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले हम मूड डिसऑर्डर एडिक्शन के इकट्ठे किसी इंडिविजुअल में होने के मामले को डिस्कस कर रहे थे। इसे ड्यूल डिसऑर्डर कहते हैं और ऐसे डायग्नोसिस को ड्यूल डायग्नोसिस कहा जाता है। हम इस सिलसिले में बात कर रहे थे और ये भी देख रहे थे कि कैसे ड्रग्स और मूड डिसऑर्डर एक दूसरे में बिगाड़ा करते हैं, यानी एक दूसरे की ख़राबी में रोल प्ले करते हैं। हमने इस मौजू पे भी बात की कि ये ट्रीटमेंट्स इतनी सिंपल और आसान नहीं होती जैसे सर दर्द या कोई इन्फेक्शन हो और सिर्फ दवाई को खा लिया जाए तो बात बन जाएगी। इसके लिए कुछ और एस्पेक्ट्स पर भी तवज्जो देनी पड़ती है, जैसे सोचने समझने का अंदाज़ क्या है, अकायद क्या हैं, पैराडाइम्स क्या हैं, लाइफस्टाइल क्या है। इसमें मिसामना मुझे और हमारे नाज़रीन को मज़ीद बताइए कि कैसे रिकवरी का प्रोसेस मूड डिसऑर्डर में भी और एडिक्शन में भी एक टोटल रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग, उनके लिए इलाज का मतलब ये होता है और वो बाकायदा अपने डॉक्टर्स को मजबूर करते हैं या जाना ही छोड़ देते हैं कि जो पेन है या जो तकलीफ़ की शिद्दत है जो आ जाए वो कम हो जाए, उसके बाद वो मज़ीद इलाज के लिए राज़ी नहीं होते, तैयार नहीं होते। नशे की बीमारी के हवाले से देखें तो बात फ़कत इसी फ़र्स्ट स्टेप तक महदूद रहती है कि नशा छोड़ दिया जाए, और अगर मूड डिसऑर्डर्स के बारे में बात की जाए तो इसमें भी सिर्फ तकलीफ़ के फेज़ से बाहर आ जाना ही इलाज समझा जाता है। हालांकि इलाज तो इससे ज़्यादा है। इलाज तो कोई मुकम्मल रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम हो तो फिर ही इंसान ज़िंदगी में अपने कलर्स के साथ वापस आ सकता है, अपने फ़राइज़ अदा कर सकता है। इस बारे में हमें बताइए। जी, एक तो स्टिग्मा बहुत ज़्यादा अटैच्ड है इस तरह के इश्यूज़ में, तो इलाज से वैसे ही इस इलाज को ज़्यादातर लोग, मैं पेशेंट्स की अगर बात करूँ तो वो इतना फ़ायदेमंद नहीं समझते अपने लिए इलाज को, कि लंबे अरसे के लिए हमें अगर इलाज में जाना है तो वो इतना ज़्यादा उसको लॉजिकल नहीं समझते, और इलाज में आ भी जाएं तो वो बस जल्दी से कुछ ख़त्म करना चाह रहे होते हैं इलाज को, कि बस कुछ अरसे की बात है और उसके बाद में ना दवाई खाने की ज़रूरत पड़े और ना थेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत पड़े। तो जैसे आपने बात की कि ये कंप्लीट रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत होती है इस तरह के मसलों में,
तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर काम करने की ज़रूरत है और ये लंबे अरसे का वक्त दरकार होता है इसके लिए। इसमें कुछ दिनों में ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ सीख जाएं और आदतें बन भी जाएं और इतनी पुख्ता हो जाएं कि हमें फिर किसी हेल्प की ज़रूरत ना और हम बगैर किसी हेल्प के जो है वो अपनी लाइफ को अच्छे से मैनेज करें। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक तो ये कि ट्रीटमेंट में जाया जाए, और ये भी देखा गया है कि बहुत रुझान है मूड डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स में कि वो ज़रूर जाते हैं जब इलाज में तो फिर उसमें वो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो विद होल्ड भी कर लेते हैं, जिसमें से एक इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं कोई नशे का इस्तेमाल भी करता हूँ। यानी बहुत दफ़ा ये चीज़ इतनी ज़्यादा ओपनली वो डिस्कस नहीं करते और उनको लगता है कि वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जिसको डिस्कस करने की ज़रूरत है। वो मैं कभी कभार अल्कोहलिस्ट का इस्तेमाल कर लेता हूँ या कभी कभार स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल कर लेता हूँ तो या सिगरेट्स वगैरह पी लेता हूँ तो इतना मसला नहीं है। और बाज़-औक़ात खुलकर डिटेल्स बताई नहीं जाती इस चीज़ के बारे में कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो एक तो बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों चीज़ों को इक्वली डैमेजिंग प्रॉब्लम समझ के डील किया जाए कि दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद परहेज़ भी फिर दोनों एंड्स पर करने की ज़रूरत होगी। लेकिन ये ज़रूर देखा गया है कि पेशेंट अगर ख़ास तौर पर अगर मूड डिसऑर्डर की वजह से अगर कोई ड्रग एडिक्शन की तरफ गया है तो ये ज़रूर देखा गया है कि मूड डिसऑर्डर को अगर हम अच्छे से एड्रेस कर लें तो पेशेंट के ड्रग्स की तरफ रिलैप्स के चांसेस कदरे कम हो जाते हैं। लेकिन अगर पेशेंट ड्रग्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और थोड़ा बहुत तो ज़ाहिर है वो मूड को मैनेज नहीं कर पाता। तो यानी असल चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो फिर इसमें ड्रग्स का इस्तेमाल है कि जो इस चीज़ में से इस सारे प्रोसेस में जो चीज़ निकालने की ज़रूरत है वो ड्रग्स का इस्तेमाल है। क्योंकि अगर ड्रग्स का इस्तेमाल भी चलता रहे पेशेंट के तो उसके मूड इश्यूज़ ठीक नहीं रह सकते क्योंकि वो केमिकल्स को इम्बैलेंस करते रहेंगे और मूड डिसऑर्डर्स नाम ही केमिकल इम्बैलेंस का है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ की सीरियसनेस को समझना कि ये जो सेल्फ मेडिकेशन है ये बाज़-औक़ात बहुत ही सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ ले जाती है। आपने अभी इलाज के हवाले से स्टिग्मा की बात की। स्टिग्मा से जो मतलब मैं समझा हूँ माशरे में पाए जाना वाला एक ऐसा रुझान जिसमें द सोसाइटी लुक्स डाउन अपॉन द अफेक्टेड पर्सन। गो के स्टिग्मा की कॉस्ट या तकलीफ़ तो कम है और बीमारी की तकलीफ़, बीमारी के असरात जो बहुत नेगेटिव ज़िंदगी पर होते हैं किसी शख्स के और उसकी वजह से उसके ख़ानदान पे भी वो बहुत ज़्यादा हैं। इसके बावजूद कई दफ़ा लोग स्टिग्मा को बुनियाद बना के इलाज को या तो स्टार्ट नहीं करते या इलाज की कोशिशों को सैबोटाज भी स्टिग्मा के नाम पे किया जाता है। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा, हमारे नाज़रीन को ये भी बताइए कि क्या ये सिर्फ स्टिग्मा ही होता है या ये कई दफ़ा फैमिली मेम्बर्स की थकन भी होती है और बोझ ना उठा सकने की सूरत में वो ऐसी बात भी करते हैं। हालांकि अगर बीमारी चलती रही तो उसका नुकसान और उसकी कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा है। स्टिग्मा भी अटैच्ड होते हैं और आपने जो थकन की बात की उसके साथ कुछ ग्रीफ भी होता है। और जब ये पता चल जाए कि ये मसला तो अब सारी ज़िंदगी साथ रहने वाला है तो आपको सारी ज़िंदगी मैनेज करने और ये मेहनत तलब काम है तो बाज़-औक़ात थकन की वजह से फिर हम हिम्मत भी नहीं करते कि अब इसको सारी ज़िंदगी मैनेज करने के तरीके सीखें। तो बहुत से फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं कि जब कोई इलाज की तरफ नहीं जाता या जाता है तो जल्दी बस वापस आ जाता है। क्योंकि एक बहुत कॉमन जो क्वेश्चन जो है वो उठाया जाता है वो ये कि कब तक ये सब चलता रहेगा या कब तक अब मैं परहेज़ करूं या कब तक मरीज़ को दवाइयाँ खिलाई जाएँ। या मरीज़ भी इस तरह के सवाल पूछते हैं कि कब तक रहेगा ये सारा, दवाई कब तक चलेगी, मुझे कब तक जो है वो रिलीफ़ मिलेगा या इस तरह की जो बातें हैं। तो बहुत ज़रूरी है ये अंडरस्टैंडिंग होना कि प्रॉब्लम जो है वो क्रॉनिक है और वो साथ रहेगी। जैसे ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ हैं, जैसे नज़र की कमज़ोरी है तो वो साथ रहेगा, उसको हमें मैनेज करना है। तो मुश्किलात से भागने की जो अप्रोच है उससे बेहतर है कि हम लाइफ को मैनेज करने के तरीके ऐसे सीखें कि फिर वो मुश्किलात इतनी हमें बुरी ना लगे और जब वो आएँ तो फिर हमें ये ना लगे कि ये मुसीबत कैसे हम इसको हैंडल करेंगे। तो जब हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर लेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम्स इतनी डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगी। उम्मीद है कि ये जो नज़र की कमज़ोरी की बात की है ये आपने मुझे और जो प्रोड्यूसर साहब हैं इस प्रोग्राम के उनके बारे में नहीं की। नहीं, मेरी भी नज़र कमज़ोर है। अच्छा, ये तो खैर एक हल्की फुल्की सी बात मैं कर रहा था। हमें ये भी बताइए कि
कई दफ़ा ये भी देखा जाता है कि स्टिग्मा एक सेक्रेड एक्सक्यूज़ के तौर पर भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। हमारा दिल मान नहीं रहा होता और कई दफ़ा डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट को भी बात करने में दिक्कत महसूस होती है। आखिर वो भी आम लोगों की तरह इंसान होते हैं, कई दफ़ा उन्हें भी झिझक का सामना करना पड़ता है। तो उनके लिए ये कहना मुश्किल होता है कि ये अब मामला ज़िंदगी के साथ चलेगा, गो कि सफरिंग ज़िंदगी के साथ नहीं चलेगी। जितना अच्छा मैनेज किया जाएगा उतने अच्छे नताइज भी आएंगे। तो कई दफ़ा स्टिग्मा का होना या ना होना एक सेकेंडरी मामला होता है। असल कोई और अंडरलाइंग वीकनेसेस या वल्नरेबिलिटीज़ या प्रॉब्लम्स हमें मजबूर कर रही होती हैं कि हम इलाज की तरफ जाने की बजाय अपनी प्रेजेंट तकलीफ़ में ही खुबे रहें। और हम इंसानों का एक अजीब मामला ये भी है कि तकलीफ़ बर्दाश्त करते करते हमें तकलीफ़ बर्दाश्त करने की आदत भी हो जाती है। कई दफ़ा ये आसान लगता है कि मरीज़ को उसकी सफरिंग में रहने दिया जाए और उसकी वजह से ख़ुद भी थोड़ी बहुत सफरिंग का शिकार होया जाए। और ये मुश्किल लगता है कि किसी डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट की बात को मान के हम अपने अंदर भी तब्दीली पैदा करें। जैसे कुछ देर पहले थकन की बात हुई, तो अगर थकन ज़्यादा है, सकत कम है, तो थेरेपिस्ट तो ऐसे किसी फैमिली मेम्बर को वॉक का या सेल्फ़ केयर का मशवरा ही देंगे। और देखा गया है कि कई सालों से चूँकि उन्होंने सेल्फ़ केयर में इंडल्ज नहीं किया होता, तो फिर उनके लिए सेल्फ़ केयर में आगे बढ़ना मुश्किल होता है। तो क्या हम इलाज की कामयाबी या नाकामी का ज़िम्मेदार सिर्फ मरीज़ को ठहरा सकते हैं या उसमें दूसरे स्टेक होल्डर्स का भी कोई रोल है, जैसे पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट? क्या सिर्फ मरीज़ पर इलाज की कामयाबी या नाकामी की ज़िम्मेदारी आयद होती है? ये बड़ा कॉमन है कि बोझ सारा का सारा पेशेंट पर डाल दिया जाता है कि उसी से सारी उम्मीदें लगाई जाती हैं कि इलाज आप करवा रहे हैं तो सारा काम आप ही को करना है। और घर वाले भी कहीं ना कहीं ये गिला ज़रूर करते हैं कि मतलब हमें किस चीज़ की सज़ा मिली है, हम क्यों हर वक्त जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखें और नए तरीके हम क्यों सीखें या हम क्यों काउंसलिंग लें, या इस तरह की बातचीत अक्सर की जाती है। लेकिन अगेन ये कोई 3 लेवल्स पर काम डेफिनेटली होता है। पेशेंट को तो अपने उसमें लिमिटेशन में रहकर उसको तो मैनेजमेंट सीखनी ही है, लेकिन फैमिली का बहुत अहम रोल होता है। यानी पेशेंट मेडिसिन खा रहा है या नहीं खा रहा, ये भी फैमिली पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ये चीज़ है। इसलिए क्योंकि अगर फैमिली की तरफ से इस तरह की कोई ज़िम्मेदारी नहीं डाली जा रही, ना ही फैमिली बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे इंसिस्ट कर रही है, तो पेशेंट बाइपोलर डिसऑर्डर में तो ये बहुत कॉमन है कि पेशेंट मेडिकेशन खाना कोई ख़ास पसंद नहीं करते और वो चाहते हैं कि बड़ी जल्दी दवाइयों से रिलीफ मिल जाए। तो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी फैमिली पर होती है, डॉक्टर्स पर और काउंसलर पर तो डेफिनेटली होती ही है। लेकिन घर जाकर कैसे पेशेंट के साथ डील करना है, इंटरेक्ट करना है, उससे इलाज के साथ जो है वो जोड़े रखना है, इसमें फ़ैमिली का रोल बहुत अहम होता है। और उसमें फैमिलीज़ ज़ाहिर है इंसान होने के नाते सभी जब गलतियाँ करते हैं तो फैमिली से भी कुछ कमी कोताही रह जाती है। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि सीखना, ये सीखने का अमल है कि कैसे हम अच्छे मैनेजर बन जाएं, कैसे हम पेशेंट की बीमारी को भी मैनेज करना सीख लें। और घर वालों के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि लर्न करना पेशेंट की डिज़ीज़ को। ग़ालिबन इसीलिए इन बीमारियों को फैमिली डिसऑर्डर्स भी कहा जाता है। गो कि मैं ये तो नहीं कह रहा कि फ़ैमिली भी बीमार होती है, लेकिन उनके कुछ रवैये इलाज और बेहतरी की राह में रुकावट बन सकते हैं। ऐसे मौके पर खुले दिल के साथ अपनी रोल को प्ले करना चाहिए और अपनी अना को आड़े नहीं आने देना चाहिए। और फैमिली की इंक्लूजन के बगैर तो बहुत अच्छे दर्जे की रिकवरी को हासिल भी नहीं किया जा सकता। लेकिन बहुत सी फैमिलीज़ में और माशरे में ये ख़याल आम है कि चूँकि मरीज़ बीमार है इसलिए उसी के इलाज पर ही तवज्जो दी जाए और फैमिली का जो रोल है वो इसलिए वो प्ले ना करें क्योंकि वो तो बीमार नहीं है। जी। तो क्या मरीज़ की मदद करने के लिए ये बहाना काफ़ी है कि चूँकि वो बीमार है इसलिए कुछ उस पर ही काम किया जाए? ये आप समझें कि पेशेंट पे ऐसा बोझ डाल रहे हैं जो उठाने के लिए शायद वो फ़िलहाल के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल। और उसकी इतनी सख्त नहीं है जितना हम उस पर ये इतनी भारी जिम्मेदारी डाल देते हैं कि अब तुम्हें सब कुछ
लेके चल रहे हैं। जहाँ पर हम मैनेजेबल बीमारियों की बात करते हैं तो वहाँ पे फिर मैनेजमेंट साथ रहेगी। वहाँ पर पेशेंट को कई दफ़ा हेल्प की ज़रूरत होती है और बाज़-औक़ात उन्हीं को नहीं पता होता कि हमें हेल्प की ज़रूरत है। तो फैमिली को एक सपोर्टिव एंड पर रहना ज़रूरी है, लेकिन अगेन फैमिली को उसमें भी देखने की ज़रूरत है कि वो सपोर्टिव एंड कहीं बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि जिसमें हम पेशेंट की ही मर्ज़ियाँ और मनमानियाँ जो हैं वो जारी रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ जो कि आज के इस डिस्कशन में मैं कंक्लूड भी करना चाहूँगी कि ये जो डुअल डायग्नोसिस होते हैं कि पेशेंट को साथ में नशे के मसाइल हैं, साथ में मूड डिसऑर्डर्स के मसाइल हैं, इसमें दोनों एंड्स पर देखने की ज़रूरत है कि दोनों पर काम किया जाए। इलाज ऐसे चुनने चाहिए जिसमें दोनों चीज़ों पर काम किया जाए मिलकर। और ये इतनी डिस्ट्रक्टिव, ये दोनों लीथल कम्बिनेशन इसको इसीलिए भी कहा जाता है कि ये आगे चलकर बहुत ज़्यादा आप समझें कि ऐसे रिस्की बिहेवियर्स में पेशेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जितने भी कुछ एक स्टडी हुई थी कि जिसमें देखा ये गया डिफरेंट लोगों को जिन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट की थी, तो उनकी जब हिस्ट्री वगैरह ली गई तो ये पता चला कि वो लोग उनमें से 90% अफराद ऐसे थे जो कि जिनको 90% अफराद ऐसे थे जिनको साथ में मूड इश्यूज़ का भी सामना था और कहीं ना कहीं ड्रग अब्यूज़ का भी सामना था। तो यानी ये इतने ज़्यादा सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ भी लेके जाती है। तो इसमें डेफिनेटली फैमिलीज़ को भी आगे बढ़कर पेशेंट की हेल्प करने की ज़रूरत है। और ये जो सेल्फ मेडिकेशन का रुझान है इसको एड्रेस करने की भी बहुत ज़रूरत है कि क्यों इस तरह से हम कई दफ़ा आज के मज़े के लिए और आज के रिलीफ के लिए बाज़-औक़ात हम कल के तकलीफ़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम प्रोग्राम को कंक्लूड करने वाले हैं, लेकिन नाजरीन की क्लैरिटी के लिए ये भी बता दें कि इलाज से मुराद तो इलाज है जी। क्योंकि ज़हनी बीमारियों के इलाज या मदद में एक रुझान ये भी है कि इलाज के नाम पे कई दफ़ा सज़ा या जज़ा को भी, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, अनड्यू रिवॉर्डिंग के पेशेंट को खुश करने की हम कोशिश करते हैं। और हमें लगता है कि इससे उसके हालात या बीमारी में कोई बेहतरी पैदा होगी। पेशेंट ख़ुद भी जो है बेचारा ऐसा ही सोच रहा होता है और बता रहा होता है, या हम उसे पनिश करके ये समझते हैं कि इससे इसमें बदलाव आ जाएगा, तो यकीनन ये तो इलाज नहीं होगा। जी। इलाज तो कोई स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम जो पहले से तय हो और किसी पेशेंट की ज़रूरियात को मद्देनज़र रख के तरतीब दिया जाएगा कि बुनियादी इलाज तो तमाम पेशेंट्स में सेम होगा, लेकिन कुछ ना कुछ कस्टमाइजेशन तो इंडिविजुअली आएगी ही। तो इलाज से मुराद तो इलाज है जैसे बाकी बीमारियों में होता है, उसमें कोई सज़ा या जज़ा का एलिमेंट तो इलाज में नहीं आएगा। जी बिल्कुल। और वैसे भी जो ह्यूमन साइकी है वो शायद सज़ा से उतना ज़्यादा नहीं सीखती है, और नफ्सियात में अब जो है वो सज़ा को बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया जाता है, और या तो आप रिवॉर्ड दें या फिर रिवॉर्ड वापस ले लें। ये कुछ दो चीज़ें जो है वो ज़्यादा कारआमद होती हैं, बजाय कि हम बहुत ज़्यादा सज़ा का जो कॉन्सेप्ट है उससे तो इलाज बिल्कुल ना ही बेजा लाड प्यार से कोई इलाज होता है। अगेन इलाज का मतलब है कि बाकायदा उसमें प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड ट्रीटमेंट हो, जिसमें मेडिकेशन भी हो, जिसमें काउंसलिंग भी हो, और जिसमें फॉलो अप प्लान भी कोई हो, और एक लंबे अर्से तक पेशेंट के चीज़ों को, मसाइल को मैनेज किया जाए। और ऐसा हो नहीं सकता कि अगर कोई फैमिली या पेशेंट ट्रीटमेंट को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो वो कोई हालात उसके ख़राब आगे चल के होंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। यानी इलाज और पुरखुलूस नीयत से अच्छे नताइज ही निकल सकते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ हम आज के प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं, रैप अप करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट बुध हम दोबारा इसी मौजू पर आपके पास हाज़िर हो जाएंगे। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।